वेलकम टू इंडोस्टार क्लासेस। दिस इज विनोद भार्गव और आज का सेशन इंग्लिश 10th एनसीईआरटी। और इस सेशन के अंदर टेंस के अंदर हम कर रहे हैं टेंस के रूल्स। ऑलरेडी हम टेंस के पैटर्न जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैटर्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अब हम टेंस के अंदर हमने एक रूल किया है जिसमें एडवर्बियल जो वर्ड्स हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा दूसरे रूल्स में हम थे जिसके अंदर हमने यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए उसी रूल के अंदर एक रूल बचा हुआ था, एक पार्ट जिसको हम बोल रहे थे, जिसको हमने कहा था प्रोवर्ब्स। ओके, और इस प्रोवर्ब्स पर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि आप शायद अपने डिस्कस नहीं किया था। यस यस, कि प्रोवर्ब्स को अपने डिस्कस नहीं किया था। प्रोवर्ब्स के बारे में अपने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोवर्ब्स। देखो प्रोवर्ब्स क्या होती है, कहावतें होती है। अपन देखें या हम देखें कि अपने इंडियन कल्चर्स के अंदर कुछ क्या होती है, कुछ कोटेशंस, कुछ कथन होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें होती हैं। ठीक है, और उन कहावतों को या उन इडियम्स को हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं देखो सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो ध्यान रखना कि प्रोवर्ब्स, अब देखो ये तो फिक्स है नहीं कि कौन कौन से प्रोवर्ब्स है। हो सकता है कोई नया सेंटेंस आपके सामने आए, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक दो आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा कि प्रोवर्ब्स कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ के अंदर आपको जो आपके जो प्रोवर्ब्स हैं वो आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा आपको समझाऊंगा। पीडीएफ डालने के बाद मैं आपको स्पेशली पीडीएफ की क्लास भी आपकी होगी, जिसके अंदर जो चीज आपको दी गई है उसको भी आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा और प्लस टेस्ट भी लगाया जाएगा। तो प्रोवर्ब्स देखो क्या होती है, कहावतें होती है, इनको बोलते हैं कहावतें। ठीक है, अब प्रोवर्ब्स के अंदर क्या होता है, कहावतों के अंदर कुछ सेंटेंस आते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आपने बहुत समय पढ़ा भी होगा। क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा 2 and 2 ब्लैंक ब्रैकेट में हम मेक फॉर FOUR। ठीक है, अब देखो इसके अंदर आपने इसको पढ़ा होगा। ये सेंटेंस और देखिए जरा, ए ड्राउनिंग पर्सन ओके, ब्रैकेट में वो अपने पास में है कैच CATCH, कैच अ स्ट्रा STRAW। ओके, ठीक है। तीसरा, ये सेंटेंस मैं आपको करा चुका हूं वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, बार्किंग डॉग्स सेल्डम ओके, ब्रैकेट में वर्ब है बाइट। ये सेंटेंस मैंने आपको कराया, कैसे कराया ये देखिए अभी। ठीक है, एक और देख लीजिए, एक सेंटेंस और होता है, नो खालिस्तान, ब्रैकेट में है नो ब्लैंक, ब्रैकेट में है ओके। अब देखो जरा ध्यान से, चलो और देख लीजिए, फिर एक एग्जांपल है तो 4th 5th पे देख लीजिए। यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसके बाद में लिख रहा हूं ब्लैंक, सो में ब्लैंक है, गुड, फिर ब्लैंक है, हैव, गुड। अब देखो ये कुछ सेंटेंस हमने लिए हैं, ठीक है, प्रोवर्ब्स को लेकर के, कि कुछ कोटेशन, कुछ प्रोवर्ब्स ऐसी होती है जिसके आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर देखिए प्रोवर्ब्स को कैसे सॉल्व करते हैं। और डियर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, कि कोटेशन और जो प्रोवर्ब्स है, मैं आपको कुछ सेंटेंस 15-20 सेंटेंस ऐसे लिखवाऊंगा, उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाता, लेकिन ये आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसके कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो पहले देखिए, पहले सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा 2 और 2 4 होते हैं। तो देखो 2 and 2 मेक 4। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो एंड जब आ जाता है, एंड एक कंजक्शन है, और एंड क्या करता है, 2 सब्जेक्ट को प्लस कर रहा है, यानी कि कर्ता कितने हो गए, 2। अब कर्ता 2 हो गए, इसका मतलब इट्स ए प्लूरल ऑब्जेक्ट, और प्लूरल इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण क्या होगा, वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात यही है। यहां पर क्या आ गया, मेक। तो सेंटेंस आपका बन गया 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो 2 and 2 मेक 4, ये ध्यान रखना, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और एंड प्लस है, तो यानी एंड से 2 सब्जेक्ट प्लस हो गए। इसका मतलब है आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो प्लूरल है तो इस तरीके से इसमें क्या आएगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाएगी, ना एस ना ES। ओके, उसके बाद देखें, ए ड्राउनिंग पर्सन कैचेस ए स्ट्रा। पहले तो कैच की बात करते हैं। अच्छा, मेक का देखना, मेक फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका होता है बनाना। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड।
फॉर्म के लिए मैंने बताया था इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। सेकंड फॉर्म जिसको हम कहते हैं इसको पास्ट फॉर्म और इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। कैच, कैच मींस पकड़ना होता है। फर्स्ट फॉर्म कैच होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट, CAUGST, बहुत इंपॉर्टेंट है CAUGST। ओके, कैच, कॉट, कॉट। कैच, कैच टू कैच मत कर देना, गलत है। इसके अलावा इसमें एक वर्ब और होती है आपकी टीच, सुना होगा। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, सिखाना, टीच। ठीक है, आई एम आल्सो टीचिंग। ओके, तो टीच और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, TAUGST। ठीक है, देखो यहाँ CAUGST है, TAUGST, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? TAUGST। ठीक है ना, तो AUGST को थोड़ा सा ध्यान रखें, टीच को और टीच को। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ड्राउनिंग पर्सन। ड्राउनिंग होता है डूबता हुआ, डूबता हुआ। ठीक है, डूबता हुआ आदमी। कैचेस अ स्ट्रा, स्ट्रा होता है भैया तिनका, तिनका। अब इसका मतलब क्या होता है कि डूबता हुआ आदमी कैच मींस पकड़ता है, तिनके को पकड़ता है। अब इसका अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें अपन, इट मींस डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है, जब आदमी किसी भी सिचुएशन में हार्डशिप में होता है, बहुत बुरी कंडीशन में होता है, देन वो ढूंढ रहा होता है कुछ न कुछ छोटा मोटा ऐसा मिल जाए जिससे उस सिचुएशन से, उस बैड सिचुएशन से निकल सके, यानी डूबते को तिनके का सहारा। ये भी एक प्रोवर्ब है और इस हिसाब से इसके अंदर क्या आएगा? अब ड्राउनिंग पर्सन, डूबता हुआ आदमी, इट्स ए सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, डूबता हुआ आदमी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब में एस या ईएस आएगा। अब देखो लास्ट में CH है, तो इस हिसाब से इसमें क्या आएगा? CATCHES, कैचेज। ठीक है ना, तो ए ड्राउनिंग पर्सन कैचेज अ स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा। तीसरा सेंटेंस देखिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अच्छा, सेल्डम के हिसाब से भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल्डम जिसका अर्थ यदा कदा, कभी कभार जिसका अर्थ होता है, और सेल्डम जहां भी आएगा, अब सेल्डम आने के कारण क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखो सब्जेक्ट, बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। ठीक है, सुना होगा ना आपने, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। ठीक है, जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। तो भौंकने वाले कुत्ते यानी कि बहुत कम काटते हैं, यानी उनके काटने का चांस बहुत कम है। तो ये भी एक कहावत है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से भी इसमें, ये कहावत के हिसाब से भी सही है, वैसे भी सही है। तो इसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? बाइट। बाइट की वर्ब मैं आपको बता चुका हूं, बाइट सेकंड फॉर्म बिट होती है और थर्ड फॉर्म होती है बिटन, बाइट बिट बिटन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो गुड्स है वो। अब देखो, एक आपने कहावत सुनी होगी, कर भला सो हो भला, यानी कि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, ऐसा आपने सुना होगा। तो इस हिसाब से इसमें देखिए, जो गुड है गुड, तो यहाँ पर डू का अर्थ करने से है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डियर। ठीक है ना, डू डिड डन, आपने सुना होगा, ये वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ डू का डू ऐसे कैसे आ जाएगा डियर? ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की चीज नहीं आएगी। और ये देखो टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है इसके अंदर, और ये बात मैं आपको बाद में आगे जाके बताऊंगा। ये एग्जांपल मैं आपको लूंगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखें, कोटेशन में हम V1 का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। कहाँ है सब्जेक्ट? हम वर्ब को भर रहे हैं, सब्जेक्ट इसमें नहीं है। इसका मतलब जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं लग रही, बिना सब्जेक्ट के वर्ब लग रही है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। देखो इस बात में भी अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। अकेली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आप लग रही है विदाउट सब्जेक्ट, तो वो एक टेंस नहीं होता, वो एक सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, अज्ञार्थक आदेशात्मक वाक्य। वो हम बाद में चर्चा करेंगे, इस एग्जांपल में दोबारा लूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको टेंस को लेकर के हम बात कर रहे थे, लेकिन इसमें एग्जांपल हमने लिए कुछ प्रोवर्ब्स के कहा, तो इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। अगर इसको हम शामिल नहीं भी करते तो भी ठीक था, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ले लिया। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम ले रहे हैं, डू गुड हैव गुड। अब हैव भी ऐसे कैसे आ जाएगा? डू गुड हैव गुड। ठीक है, यानी कर भला और हैव। अच्छा, हैव भी क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब भी, और हैव एक मेन वर्ब भी है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? हैड होती है। ठीक है, तो ये वर्ब के रूप में आती है। फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन डियर यहाँ पर ये जो है वो एक टेंस के रूप में नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा बस, लेकिन देखिए ये बात ध्यान रखना, प्रोवर्ब्स के अंदर कुछ जरूरी नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का विज्ञान, प्रोवर्ब में कुछ भी दे सकता है। वो V1 भरवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, कैसा भी दिमाग लगा सकता है। ठीक है, वो जरूरी नहीं वो टेंस को लेकर के, इसलिए मैंने एग्जांपल शामिल है। दूसरा देखिए, नो पेन्स नो गेन्स। अब देखो नो पेन्स, इसमें एस जुड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हम सब्जेक्ट मान के चल रहे हैं प्लूरल मान के चल रहे हैं। आपको सर आपको कैसे पता चला कि सब्जेक्ट प्लूरल? सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि नो आ रहा है, नो आ रहा है इस हिसाब से। ठीक है, प्लूरल मान के नहीं, सॉरी सिंगुलर मान के चल रहे हैं, ऐसा लगाया ना मैंने, आई एम सॉरी। इसमें सब्जेक्ट अपन क्या मान के चल रहे हैं? सिंगुलर मान के चल रहे हैं। आपको सर आप बताइए कि इसमें सब्जेक्ट दे नहीं रखा, आपने कैसे माना? देखो इसमें जनरली सेंस के रूप में माना जाता है क्या? नो पेन्स नो गेन्स। ठीक है,
यहाँ पे हम इसको सिंगुलर मानते हुए चलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को हम ये मान के चल रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पर इनविजिबल है इस कोटेशन के अंदर, लेकिन इनविजिबल सब्जेक्ट होने के कारण यानी अदृश्य है, लेकिन हमें इसमें कहावत है ना, इस वजह से हम क्यों कब कैसे इस तरीके के सवाल नहीं कर सकते। इसमें हम मान के चल रहे हैं यहाँ किसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मान लीजिए। तो नो पेन्स नो गेन्स। अच्छा, पेन का तो होता है दर्द होना, तो पेन की सेकंड फॉर्म होते ही डी जुड़ जाएगा इसमें, और थर्ड फॉर्म में डी जुड़ जाएगा। गेन में भी यही है, गेन का अर्थ प्राप्त करना, गेन यानी गेट जिसको बोलते हैं, प्राप्त करना, ठीक है। तो गेन की सेकंड फॉर्म में डी जुड़ जाएगा, थर्ड फॉर्म में डी जुड़ जाएगा। तो नो पेन्स नो गेन्स, आपने सुना है ना कि नो पेन्स कि अगर दर्द नहीं होता, नो गेन्स तो कुछ प्राप्ति नहीं होती, कि जब तक हम अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। उसको कहते हैं नो पेन्स नो गेन्स। ओके, तो ये किसके रूप में आ रहा है, एक कहावत के रूप में आ रहा है। तो टेंस भी हम देख रहे हैं किस हिसाब से इसमें भरा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोवर्ब्स के रूप में सेंटेंस आपके दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के, मोस्टली अगर टेंस आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेंस में शामिल नहीं होंगी, वहां पर आपका क्वेश्चन ये होगा, सर देयर इज नो सब्जेक्ट एंड हाउ कैन यू से इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देन आंसर इज हियर कि मैं मानता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन इसको नहीं भरा, इट इज नॉट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन देयर इसमें सब्जेक्ट इंडिविजुअल में है, एक अदृश्य सब्जेक्ट है, उस हिसाब से हम सब्जेक्ट एक वचन मान करके इसमें पेन्स भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां देख लीजिए, यहां भी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, ठीक है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट होने के कारण यहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन ये टेंस नहीं है, टेंस केस से हम नहीं मानेंगे। और ये चीजें मैं आपको समझाऊंगा आने वाले एक जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आएगा वहां समझाऊंगा ये, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर V1 या V1 के साथ ऐसे किस कंडीशन में भरा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो प्रोवर्ब्स में ऐसा होता है, ठीक है, कहावतें होती हैं कुछ फिक्स, इसके अलावा और भी कुछ कहावतें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, यानी कि पीडीएफ जब आपकी डाली जाएगी उसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये आपके दो रूल हो चुके हैं। तो पहला रूल आपके एडवर्बियल वर्ड्स जो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, दूसरा आपका इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ कि संसार के कुछ ऐसे सत्य होते हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, और इसके अलावा साइंटिफिक ट्रूथ है उसके अपन डिस्कस, और तीसरा आपका प्रोवर्ब हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले स्टेप पर। ओके, देखिए अब इसका हम तीसरा रूल लेंगे, और तीसरा रूल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ओके, और रूल क्या है थोड़ा सा ध्यान से समझने को, और बहुत आसान भी है कि समझ में नहीं आएगा। देखिए, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कस्टम्स, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं रिचुअल्स, ठीक है, कस्टम्स रिचुअल्स, ठीक है। अब ये कस्टम्स और रिचुअल्स क्या होते हैं जरा समझिए। कस्टम्स होते हैं हमारे रीति रिवाज, ठीक है, हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक, हिंदी मेरी गलत हो सकती है, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है। रिचुअल्स हमारे क्या होते हैं, धार्मिक जो कर्म कांड होते हैं जो हम करते हैं, धार्मिक कर्म कांड जो होते हैं, चाहे विवाह में हो, शादी में हो, या फिर किसी की डेथ हो जाए उस कंडीशंस में हो, यानी इनका संबंध किनसे है, हमारे रीति रिवाजों से है। चाहे रीति रिवाज किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से, किसी भी धर्म से लेकर के हो। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी धर्म जाति के रिचुअल्स यानी उसके धर्म की, ठीक है, यानी उसके रिलीजन की, उसके रिलीजन यानी धर्म की बात हो, ठीक है, इसके अलावा उसके इवेंट की, कोई उत्सव हो, ठीक है, फेस्टिवल हो, फेस्टिवल की बात हो, त्योहार की बात हो, ठीक है, अगर इनको लेकर के चर्चा की गई हो, किसी धर्म को लेकर, किसी उत्सव को लेकर, किसी भी धर्म जाति के धर्म को लेकर के, उत्सव को लेकर, या फिर त्योहार को लेकर, उस कंडीशंस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखो एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहला देखिए सेंटेंस, देखो, द हिंदू ब्लैंक, ब्रैकेट में है बर्न देयर डैड्स। ओके, इसके जस्ट अपने के एग्जांपल साथ साथ ले लेंगे। द मुस्लिम्स ओके bury their dads। ओके, एक एग्जांपल और ले लीजिए। we wear, सॉरी ब्रैकेट में wear
WEAR, न्यू क्लॉथ्स ऑन दिवाली। ओके, ठीक है। और देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूंगा, ऊपर लिखना चाहूंगा, वी ब्लैंक सेलिब्रेट होली इन फागुन। ओके, तो ये कुछ सेंटेंस है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रिचुअल्स की बात कैसे हो रही है, धर्म की बात कैसे हो रही है। देखो, पहला सेंटेंस है द हिंदू, सभी हिंदुओं की बात हो गई। ओके, अगर अकेला हिंदू वर्ड है तो किसी एक व्यक्ति की बात हो सकती है, लेकिन द हिंदू लग रहा है तो संपूर्ण जाति की बात है, सभी हिंदू। अब हिंदू लोग है, इट्स ए प्लूरल, ध्यान रखना ये प्लूरल है भैया, इसमें कहीं भी ऐसे नहीं लग रहा, लेकिन ये प्लूरल है। द मुस्लिम्स, ये भी प्लूरल है, ठीक है। द हिंदू बर्न, बर्न मीन्स होता है जलाना, बर्न एक वर्ब है, ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ड। ये जो बर्न है ऐसे कैसे है, इसका टी लग जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, बर्न्ड हो जाएगी, बर्न बर्न्ड बर्न्ड। ओके, जलाना। इसी प्रकार बरी है, बरी मीन्स होता है BURY, बरी मीन्स होता है दफन करना, जमीन में गाड़ना, इसका बन जाएगा बरीड। ओके, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, बरीड। वाई हट करके आई आ जाएगा और ईडी हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी वर्ब है वियर, WEAR, वियर मीन्स पहनना होता है, वियर वॉर वॉर्न, WORN, पहनना, वियर, ठीक है, पहनना। ओके, चलिए पहले इनको देख लीजिए, द हिंदू द मुस्लिम दोनों प्लूरल है, ठीक है। द हिंदू बर्न जलाते हैं देयर डेड्स, अपने मृतकों को, तो इट इज ए रिलीजियस, इट्स ए रिचुअल्स, ठीक है। ये बात एक धार्मिक पहलू से जुड़ी हुई है कि हिंदुओं का रिचुअल्स क्या है, क्यों जलाते हैं, अपने मृतकों को जलाते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, सभी हिंदुओं की बात है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो बर्न का बर्न आएगा, ठीक है। द हिंदू बर्न देयर डेड्स। ओके, द मुस्लिम, अब इसमें क्या आएगा, बरी का बरी आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, विदाउट एसएस के भी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। द मुस्लिम्स बरी देयर डेड्स, मुस्लिम लोग क्या करते हैं, बरी करते हैं, दफन करते हैं, गाड़ते हैं। अब अगला देखिए, वी प्लूरल है, बताया था मैंने, प्लूरल है तो V1 ओनली, वी वियर, WEAR, हम पहनते हैं, न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े, दिवाली। अब ये भी क्या है, एक इवेंट की बात होगी धर्म के द्वारा, कि हिंदू लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा क्या होता है, दिवाली पर नए कपड़े पहने जाते हैं। इसी प्रकार वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, सेलिब्रेट मनाना, ठीक है। होली, फागुन के महीने में होली मनाई जाती है। तो कोई भी कस्टम्स, कोई भी रीति रिवाज जो होते हैं, वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो कस्टम्स और रिचुअल्स के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के या पोज करके इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, ओके। चलिए, तो आपका रूल हो गया है, ये तीसरा रूल हो गया। अब देखो अगले रूल को हम समझते हैं कि अगला रूल है वो हमें क्या कहता है, क्या समझाने की कोशिश करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। देखो कुछ सेंटेंस हमारे ऐसे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस हमारी ऐसी होती है जिसके अंदर किसी भी हाउस, घर, ठीक है, या शॉप, कोई भी मकान, ठीक है, या कोई भी चीज हो, घर मकान, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है, कोई भी संस्था हो सकती है, स्कूल हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, कहीं भी होते हैं, और जहां भी होते हैं उसको अपन बोलते हैं उसकी लोकेशन, यानी उसकी स्थिति। अब किसी मकान, घर, दुकान, उसकी स्थिति, जैसे हमसे पूछते हैं तुम्हारे स्कूल का है, ठीक है, वेयर इज योर स्कूल लोकेट, या फिर वेयर डज योर स्कूल लोकेट, कि आपका जो विद्यालय कहाँ लोकेट करता है, यानी कहाँ स्थित है, उसकी लोकेशन कहाँ है। तो ध्यान में किसी भी मकान, घर और उसकी लोकेशन की बात हो, या फिर उसकी दिशा की बात हो, यानी मकान और घर उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए, किसी भी मकान, घर, उसकी दिशा की बात हो, ठीक है, या उसका फेस, उसका मुंह किस दिशा में है मकान का, ठीक है, उसके लोकेशन की बात मैंने बताई कि वो किस दिशा में कहां लोकेटेड है, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। जैसे
माई हाउस, माई हाउस ब्लैंक इज नहीं, सॉरी बी लगा लो, इन पहले इसको थोड़ा सा माई हाउस फेस ऐसे लिखना, सॉरी माई हाउस फेस, फिर भी लगानी इन ईस्ट, ओके। योर स्कूल, ब्रैकेट में डाल दिया लोकेट, लोकेट इन श्याम विहार, ओके। तो अब इसमें देखो माई हाउस फेस कि मेरे घर का जो चेहरा है या मेरे घर का फेस, यानी उसके आगे का जो चेहरा नहीं कहेंगे, मुंह मान लो आप, द फेस ऑफ माई हाउस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, द फेस ऑफ माई हाउस, कि मेरे घर का जो फेस है वो बी मीन्स है। अब जरा बी को समझिए, बी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और थर्ड फॉर्म होती है बीन, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, बी को जब हम खोलते हैं तो बी के 3 रूप निकलते हैं, प्रेजेंट में 3 रूप निकलते हैं, इज एम आर, बी के 3 रूप होते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जब बी को खोला जाता है। बी एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में खुद का प्रयोग नहीं होता, ये खुद नहीं आती कभी भी। अब देखो यहाँ इसके हिसाब से ये खुद आनी चाहिए लेकिन नहीं आएगी। इसके 3 जो रूप होते हैं या कह सकते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, इज एम आर, ये तीनों लगते हैं, खुद नहीं लगते। इसी प्रकार ये जो सेकंड फॉर्म है इसके भी 2 पार्ट्स है, तो वॉज खुद है और एक है वर। तो इसमें भी क्या होता है, वॉज अकेला नहीं आता, वर भी आता है, बहुवचन के साथ वर आ जाता है और एक वचन कर्ता के साथ क्या जाता है, वो आ जाता है। लेकिन ये पार्ट की बात अपन ये नहीं करेंगे, और बीन अकेला है ये आ जाता है। तो बी खुद आता ही नहीं, ये अपने तीनों पार्ट्स को कहता है प्रेजेंट टेंस में। तो यहां माई हाउस एक वचन है, फेस मेरे घर का चेहरा या द फेस ऑफ माई हाउस, अब इस हिसाब से इसमें आएगा इज, ठीक है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ध्यान रखना। अब बी के जो फर्स्ट फॉर्म है उसके फर्स्ट फॉर्म के 3 रूप है, ये प्रयोग किए जाते हैं, ये खुद नहीं आती है। इसके 2 रूप प्रयोग किए जाते हैं, ये खुद आ जाती है। तो ये अकेली खुद आती है थर्ड फॉर्म, बल्कि ये दोनों खुद नहीं आते हैं, ठीक है। ये भी नहीं आता और ये भी नहीं आता, मतलब ये वाज और वर दोनों आ सकते हैं। योर स्कूल आपका जो विद्यालय है, ठीक है, लोकेट्स LOCATES, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक वचन करता है, ठीक है। तो आपका विद्यालय लोकेट्स करता है यानी स्थित है कहां, श्याम विहार के अंदर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं किसी भी मकान, घर, उसकी जो लोकेशन है उसका या उसका फेस बताने के लिए, ठीक है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं कि उसका फेस किस दिशा में है, उस मकान का पूर्व दिशा में है, ठीक है। इसके अलावा किसी दिशा में जाने के लिए जैसे रोड, सड़क के लिए भी आ सकता है, ध्यान रखना, रोड के लिए भी आ सकता है, डायरेक्शन के लिए आ सकता है, दिशा के इसमें यहां आ सकता है डायरेक्शन, यानी कि दिशा को बताने के लिए। जैसे हम कई बार कहते हैं क्या कि यहां देख लो, आप समझिएगा, दिस रोड लीड्स टू जयपुर, ये रोड है वो जयपुर को लीड करता है। लीड का मतलब होता है जाना, की ओर जाना। तो यहाँ वर्ब होगी लीड, LEAD। अब लीड जो वर्ब है इसके 3 फॉर्म सुन लो जरा ध्यान से। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, जाना। लीड का सेकंड फॉर्म लीड, लेड होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लीड का अर्थ होता है नेतृत्व करना भी होता है, लीड का मतलब होता है ले जाना, आगे ले जाना भी होता है, ठीक। तो यहाँ आगे ले जाने से है। तो रोड सड़क की बात है, तो दिस रोड ये सड़क है, लीड्स ऐसे जुड़ गया, लीड्स टू जयपुर। तो ध्यान रखना किसी भी सड़क की डायरेक्शन है, यहाँ पे दिशा की बात हो रही है, ठीक है, क्यों किस दिशा में है, लोकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ भी हम प्रेजेंट टेंस, और ये सेंटेंस आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये सेंटेंस कई बार आ जाता है क्या कि दिस रोड या दिस पाथ लीड्स टू माय विलेज, ठीक है, कि रास्ता मेरी स्कूल की ओर जाता है। तो वहां पर वर्ब क्या रहती है, लीड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आज हम डिस्कस कर चुके हैं दोनों। पहला हमने कस्टम और रिचुअल्स को डिस्कस किया है, इसके अलावा प्रोवर्ब्स को भी हमने डिस्कस किया है। तो प्रोवर्ब्स आपका पहला पार्ट हो गया जो बचा हुआ था। इसके अलावा जो रिचुअल्स कस्टम्स होते हैं किसी भी धर्म जाति के, वो भी, या इवेंट है या उनके त्योहार है, कोई भी चीज लगा लीजिए, वहां भी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
और इसके अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है कि किसी भी घर, दुकान या किसी मकान का फेस हो, कौन सी दिशा में है, या किसी रोड की डायरेक्शन हो, किस दिशा में हो जाता है। लीड वर्ब मोस्टली आती है, लीड, लेड, लेट, ध्यान रखें, वहां भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 या 3 रूल को डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के सिंपल 1 या 2 या 3 जो भी रूल बच रहे हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट का क्लास में आपसे मिलते हैं। कोरोना से बचें और मास्क का प्रयोग जहां तक हो 1 या 2 का मास्क का प्रयोग करें। बेवजह इधर उधर किसी भी स्थान पर ना घूमें। और रेगुलर क्लासेस हैं, आपको जब भी टाइम मिलता है क्लास को पॉज करते हुए नोट्स बनाते हुए। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगी। मैंने आपको बताया कि टेंस के रूल्स के हम पीडीएफ विद एग्जांपल करेंगे। जो एग्जांपल मैंने लिखवाएंगे, इसके अलावा बहुत एग्जांपल भी होंगे। टेस्ट भी आपका होगा, टेस्ट आपको दिया जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कुछ चीज आप कमेंट के माध्यम से या हमारे जो पर्सनल फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपने नेक्स्ट क्लास का नए सेशन में। ओके, बाय।